इलोन मस्क के पास एक दफ़ा उसकी एक एम्प्लॉई आती है और रिक्वेस्ट करती है कि सर मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो काइंडली मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दें, इसको अप्रूव कर दें। आपको पता है कि इलोन मस्क ने उसको क्या जवाब दिया? इलोन मस्क ने कहा ठीक है, मैं आपके रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मंथ की पेड हॉलीडेज़ पे भेजना चाहता हूँ। आप इस तरह करें कि आप वर्ल्ड ओवर करके आएँ, जिस कंट्री में भी जाना चाहते हैं आप जाएं, सैर करके आएँ। आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे कंपनी बियर करेगी, मैं अपने पॉकेट से अदा करूँगा। और ये जो 2 मंथ्स हैं ये आपकी पेड हॉलीडेज़ होंगी, इनकी भी आपको तनख्वाह मिलेगी। वो लेडी बड़ी हैरान होती है। खैर 2 मंथ के बाद वो सैर सपाटा करके वापस आती है और इलोन मस्क उसका रेजिग्नेशन लेटर उठाते हैं और उसके ऊपर साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं और कहते हैं ठीक है जी, आप जॉब छोड़ सकती हैं, आप जा सकती हैं। अच्छा, वो लेडी पीछे मुड़ के देखती हैं और क्वेश्चन करती है कि सर आप 2 मंथ पहले भी रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करके मेरी छुट्टी करवा सकते थे, लेकिन आपने मुझे 2 मंथ के लिए हॉलीडेज़ पे भेजा, मुझे तनख्वाह भी दी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी बियर किए, इसकी क्या वजह है? तो इलोन मस्क ने जवाब दिया कि जब आप रिज़ाइन करने आई थी तो मुझे ख़तरा था कि आपके जाने के बाद शायद कंपनी को नुकसान ना हो। आप जो काम कर रही हैं, आप एक अहम पोस्ट पे थी, तो टेस्ट करने के लिए मैंने आपको 2 मंथ के लिए पेड हॉलीडेज़ पे भेजा, उसकी जगह पे किसी और बंदे को काम पे रखा। तो इलोन मस्क ने कहा कि मैंने नोट किया कि कुछ ही दिनों में उस बंदे ने काम को संभाल भी लिया, आपकी कमी भी पूरी हो गई, काम पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए मैंने आपके रेजिग्नेशन लेटर पे 2 मंथ के बाद साइन कर दिए कि ठीक है आप जा सकती हैं। हाँ, अगर आपके जाने के बाद कंपनी को नुकसान होता, कोई गैप आ जाता, ठीक है, कंपनी का काम सही तरीके से नहीं चल रहा होता, तो मैं आपको डबल सैलरी दे के भी जॉब पे रख लेता, मैं आपको जाने नहीं देता। तो जब मैंने ये वाक़या सुना ना, तो मेरे जहन में एक राइटिंग आ गई। मैं बेसिकली बुक पढ़ रहा हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये वाली बुक है, ठीक है। तो इसमें एक सेंटेंस आया था कि अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको सोचना भी डिफरेंट वे में होगा। जो बड़े लोग हैं ना दुनिया के, जो टॉप 10 में आते हैं, जैसे इलोन मस्क है, उनका नंबर 2022 में रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट है ना उसमें नंबर 1 पे है। इस दुनिया में सिर्फ सक्सेसफुल जो लोग हैं ना वो सिर्फ 10% हैं। तो इस बुक में लिखा हुआ था कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उन 10% की लिस्ट में आना चाहते हैं जो कि सक्सेसफुल पर्सन है, तो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट वे में सोचना होगा। फिर यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल आया कि हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर सकते हैं डिफरेंट वे में थिंकिंग करने के लिए। बुक में तो लिखा होता है, आप डिफरेंट मोटिवेशन वीडियोस भी देखते होंगे, ये जी थिंक डिफरेंटली, थिंक बिग, ये करो वो करो, लेकिन आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि हमने इसको कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को कहा जाता है जी आप ऑब्जर्व करें, कहते हैं ना जी, सियाने बंदे कहते हैं आप सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखें, आप अनसक्सेसफुल लोगों को देखें कि वो क्यों अनसक्सेसफुल हैं, जो कामयाब लोग हैं वो क्यों कामयाब लोग हैं। ये तो कह देते हैं, सारे कहते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व करने की ट्रेनिंग होती है ना, ये नहीं मिलती है कहीं से। बहुत सारे लोग ट्रेन ऑब्जर्वर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये मैंने बुक में ये वाला पॉइंट मेरे जहन में था, उसके बाद ये वाक़या भी मेरे जहन में आया, तो मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि डिफरेंट वे में अगर हमने सोचना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो सक्सेसफुल पर्सन है उनमें से आप ये देखें वो सक्सेसफुल क्यों हुए हैं, उनकी आदत क्या थी, उनकी डे रूटीन क्या है, किस चीज़ ने उनको सक्सेसफुल बनाया। जो अनसक्सेसफुल पीपल हैं, मैंने ये गौर किया कि आप देखें वो क्यों अनसक्सेसफुल हैं, वो क्या छोटा सोचते हैं, वो क्या गलतियां करें, वो गलतियां अपने अंदर तलाश करें। अगर हम आज की डेट में कामयाब नहीं हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम जाने या अनजाने में ना कोई फ़ैसला ले लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये फ़ैसला मेरे लिए बेहतर था या बुरा था। समटाइम कहते चलो अच्छा हो गया, ये मैंने कर दिया था। समटाइम हम कहते काश मैं ऐसा ना करता, ठीक है। जैसे मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ, मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि थिंक बिग या थिंक डिफरेंट। देखें, अगर आप $10 कमाने के लिए घर से निकले हैं ना, तो आपको सोचें भी $10 वाली ही आएंगी, यह बात आप नोट कर लेना।
अगर आप घर से $1000 कमाने के लिए निकलें तो आपकी सोचें भी 10,000 या $1000 वाली ही आएंगी आपको, और आप अचीव भी कर लेंगे। सम टाइम छोटी जो चीज़ होती है ना, जो छोटे प्रॉफिट्स होते हैं या छोटी जो आपने टारगेट्स रखे होते हैं, उनको अचीव करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बिग टारगेट्स। बिग टारगेट्स बड़े ईजी वे में जो है वो अचीव हो जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा अपना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये जो फ़ैसला, मैं ये नहीं कह रहा जी मैं बहुत ही अक्लमंद इंसान हूँ, मैंने ये ऐसे लिया था जाने या अनजाने में, लेकिन अब जैसे जैसे मैं रीडिंग करता जाऊँ, रीडिंग करने की आदत मेरी शुरू से ही है। मैं एलिफेंट कासल में जॉब करता था और जोन 1 है ये लंदन का, तो पोस्ट भी मेरी अच्छी थी। 6 मंथ में मैं प्रमोट हो गया था एज ए मैनेजर की पोस्ट के लिए। अपनी कंपनी में मैं सबसे कम उम्र लड़का था और सबसे कम वक्त में मैं मैनेजर की सीट पे पहुंचा था। तो खैर एलिफेंट कासल की ब्रांच का मुझे मैनेजर बना के भेज दिया गया कि जी आप वहाँ पे जाके स्टोर्स को संभालें। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी हुई ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने मुझे जोन 3 में लेके आए कि जी बार्किंग ब्रांच को, बार्किंग एक एरिया है लंदन का, जोन 3 में आता है, शायद जोन 4 की स्टार्टिंग है, जो लोग लंदन में रहते हैं उनको पता है। तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे। अब मेरी लोकेशन चेंज हो गई और ज़ाहिर घर से भी मेरा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। और उसके बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने 6 मंथ पहले करना शुरू कर दिया कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। हालांकि मैं मैनेजर के पोस्ट पे था, बाकी लोग जितनी पेमेंट ले रहे थे उससे डबल ट्रिपल मेरी पे थी, अच्छा खासा मैं कमा रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया जी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन की, सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया कि मैं अगर जो मेरा टारगेट मैं लेके आया था परदेश में, वो मेरा 10 साल के बाद पूरा हो रहा है। तो इतना लंबा अरसा मैंने सोचा, वो भी मैं मैनेजर की सीट पे हूँ। आपको पता है जब आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं, जो लोग बाहर वाली कंट्री में रहते हैं उनको पता होगा सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी जॉब होती है। अगर जॉब नहीं होगी तो हम खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, अपने ट्रैवलिंग कॉस्ट कैसे पे करेंगे। लेकिन मैंने ये रिस्क लिया वहाँ पे। मैंने 6 ऐसे नहीं कर दिया, मैंने फुली जेन में आया, मैंने जॉब को कहा जी टाटा बाय बाय, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। मैंने 6 मंथ पहले ऑनलाइन जो होती है ना बाइंग एंड सेलिंग, ईबे उस वक्त प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इन हो रहा था पेपाल के थ्रू, मैंने उसके ऊपर सर्चिंग करना शुरू कर दी कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। खैर एक दिन ऐसा है मैंने जॉब को बाय बाय बोल दिया कि ठीक है जी मैं सर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और जॉब को बाय बाय। सारे लोग हैरान थे, यार ये मैनेजर है, ये पागल तो नहीं हो गया है। और मैं भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था क्योंकि हैंड टू माउथ हो सकता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं बिल्कुल 1-2 मंथ में मैंने ईबे पे कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह लगाई। जैसे अमेज़ोन है ना, ऐसे यूके में ईबे है, वर्ल्ड वाइड है, ये यूरोप को भी आप चीज़ें सेंड करते हैं। अमेज़ोन मैंने क्यों सिलेक्ट नहीं किया उसके भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मैंने ईबे क्यों सिलेक्ट किया इसके भी रीज़न बता देता हूँ। 1 मंथ में मेरी सारी सेविंग ख़त्म हो गई। मैं घर के किराए भी दे रहा हूँ, फ़ोन के बिल्स दे रहा हूँ, खाने पीने का खर्चा, मंथ में 1-2 मूवीज़ भी ज़्यादा मैं देखता हूँ ताकि ज़रा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। खैर एनीवेज 1 मंथ में सारी सेविंग गई। अब मैं हो गया हैंड टू माउथ। उसके बाद यहाँ पे आके मुझे आइडिया आया कि अमेज़ोन पे भी मैं लिस्टिंग कर रहा था, ईबे पे भी कर रहा था। मैंने ईबे को प्रीफर किया क्योंकि ईबे में, अमेज़ोन में एडवांस में आपको चीज़ सेंड करना पड़ती है। 15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट आती थी, मतलब आपके हाथ में कुछ इनकम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कुछ भी है। मैंने क्या किया, ईबे में आपके पास पहले पेमेंट आती है और गारंटी आपको पेपाल देता है कि आपकी चीज़ आपको मिलेगी, अगर कोई ख़राब है तो रिटर्न भी होगी क्योंकि वहाँ पे गारंटीड है, ठीक है। अमेज़ोन भी देता होगा, मैं फिर उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ अभी क्योंकि मैंने छोड़ दिया था उसको। तो खैर एनीवे मैं क्या करता था, मेरे जहन में एक आइडिया क्लिक हुआ। ये 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 की। तब ये वाले प्लेटफॉर्म बड़े कम लोग यूज़ करते थे। मैंने क्या किया, मार्केट्स में गया, ये जो होम डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं ना, ऑर्नामेंट्स हो गए, उसके बाद शैंडलियर हो गया, लैंप्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, है ना, इनकी मैं पिक्चर्स लेता था और देखता था इनकी प्राइसेस क्या लगी हुई हैं। ईबे पे जाके वो पिक्चर्स अपलोड करता था। अगर 20 पाउंड लिखा हुआ था मैं उसको 30 पाउंड पे सेल कर देता था। मेरे पास में 30 पाउंड्स आते थे, मैं उसको पोस्ट करता था, 5-6 पाउंड मुझे बचना शुरू हो गए। फिर बड़ी चीज़ों की तरफ आया, उनको पोस्ट करना शुरू कर दिया। मेरी शॉप बढ़ गई ईबे में, मैंने 300-400 लिस्टिंग कर दी। पूरे का पूरा जो बाज़ार मेरे पास था ना रमफर्ड का, मैं 6 जोन में तब रह रहा था,
तो रमफर्ड का जो बाज़ार था वो मैंने उसके ऊपर पेश कर दिया और मुझे सब चीज़ों के रेट्स ज़ुबानी याद थे, मैंने इसको लिखा हुआ था। अब पेमेंट आती थी, मैं वो चीज़ पेमेंट लेके वो बाज़ार से चीज़ बाई करता था, बाई करने के बाद उसको पोस्ट करता था, पॉजिटिव फीडबैक आता था, वो मेरे पॉकेट में आ जाते थे। ठीक है, इस वे में मैंने लाखों रुपया कमाया। मुझे बड़े अच्छे, मैं फिर हो गया कि यार शुक्र है कि मैंने जॉब छोड़ दी। अब उसकी वजह से अदर बिजनेसेस में भी आया, लाइटिंग का बिजनेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिक अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद मेरे पास और अपॉर्चुनिटी भी है। आज मैं आपके सामने अगर बैठा हूँ ना तो सिर्फ इस आइडिया की वजह से, मैंने जो डिफरेंट वे में थिंकिंग की थी और मुझे उस वक्त अक्ल नहीं थी कि मैं डिफरेंट वे में थिंकिंग कर रहा। हो सकता था ये फार्मूला कामयाब ना होता। आजकल तो सारे लोग ये कर रहे हैं ना, उस वक्त नहीं करते थे कोई। 2011 में ना कोई आइडिया होता था, ना यूट्यूब पे इतनी कोई ख़ास वीडियोस थी। ये मैं पीछे 11 साल पहले जा रहा हूँ। 11 साल पहले इतने ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता था कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है। अब तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना। तो यूट्यूब चैनल कैसे सेट करना है, ये बड़ी जिसे कहते हैं उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुई थी, अब सबको पता है। खैर, मैं लकी पर्सन था, मैंने मेहनत भी की और ऑर्डर्स भी आते गए और मेरा काम चलता रहा। तो थिंक अगर आपने डिफरेंट करना है ना तभी कुछ होगा। अगर आप 10 साल पहले भी या 5 साल पहले भी इतना ही कमा रहे थे, हैंड टू माउथ थे, और 20 तारीख को आपकी जो सैलरी है वो ख़त्म हो रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे आपकी सैलरी बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी 20-22 तारीख को आपके जो एक्सपेंसेस है वो कम हो रहे हैं, खैर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और सेविंग कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको डिफरेंट वे में थिंकिंग करनी चाहिए और वो काम करें जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे लकीली क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिर्फ 1 से 2% की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो जानती है ना। अब ये भी कर सकते, इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। आपके पास, मैंने गलती की थी कि मेरे पास 1 मंथ की सेविंग थी, मैं बड़ा तंग हुआ हूँ। मेरे दोस्त अच्छे थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरे फ़ोन के बिल्स भी पे किए। उसके बाद जब मेरे पास पैसा है तो मैंने उनकी भी बहुत जो है वो मदद की है। ठीक है, तो आपके पास 6 मंथ की सेविंग होनी चाहिए अगर आप अपनी कोई फील्ड चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप उतनी ही अपनी उसी फील्ड में रहते हुए आप कुछ अलग वे में सोच के कुछ नया कर सकते हैं। आप सक्सेसफुल लोग, जैसे मैंने इलोन मस्क की ये जो बात मुझे अच्छी लगी है कि देखें, अगर उस वक्त कोई भी हो तो आप गुस्से में कहें ठीक है जी जाओ, तुम्हारे बगैर मेरा कोई काम नहीं चल सकता है, तेरे तो बगैर भी कंपनी चल सकती है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसको 2 मंथ की हॉलीडेज़ पे भेजा, उसके बाद देखा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह आप भी सारे प्रोस एंड कॉन्स देखें, उनकी रूटीन को देखें, फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। थिंक डिफरेंट, थिंक बिग। जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो आपकी लाइफ भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।